हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बार आईटीआर फाइलिंग के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो आईटीआर फाइलिंग के ऊपर ये लगभग चौथा पांचवा वीडियो है, क्योंकि ये जो नया पोर्टल आया है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन क्लियर टेक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी पुराना है और उस टाइम पे जो नया पोर्टल है वो जस्ट लॉन्च ही हुआ था। तो क्लियर टेक्स की वेबसाइट पे जो नया पोर्टल है उस हिसाब से वहाँ पे सेटिंग्स नहीं थे, लेकिन क्लियर टेक्स ने अभी अपना वेबसाइट नए पोर्टल के हिसाब से अपडेट कर दिया है। तो अभी एक बार मैं नए अपडेटेड क्लियर टेक्स की वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से फाइलिंग कर सकते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पे क्लियर टेक्स की जो वेबसाइट है वो इनकम टैक्स इंडिया के मुकाबले आपका काम बहुत ही आसान कर देती है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना डेटा फिलअप करके एक जेसन फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और वो डाउनलोडेड फाइल को आप डायरेक्टली इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपका फाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्लियर टेक्स सर्च मार लीजिए। यहाँ पे मैं क्लियर टेक्स ओपन करके लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं माय टैक्स रिटर्न पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन आएगा अपलोड फॉर्म 16 पीडीएफ। तो आपको अपना फॉर्म 16 अपलोड कर देना है अगर आप सैलराइड पर्सन है तो। अगर आप सैलराइड पर्सन नहीं है, आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से इनकम करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और वो एग्जाम्पल में आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, एफएनओ का ट्रेडिंग भी मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस भी है एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस भी है। तो ये सारा चीज़ है और ये रियल एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं वो वाला एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। तो मैं एक बार यहाँ पे कंटिन्यू हेयर कर लेता हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले आएगा पर्सनल इन्फो। तो पर्सनल इन्फो में अगर आपने फॉर्म 16 अपलोड किया है तो ऑटोमेटिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेगा और जो इन्फॉर्मेशन ब्लैंक है वो आपको फिलअप कर देनी है। सेकंड है एड्रेस, ये वाला करके आपको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे था वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे दूसरा है इनकम सोर्स। तो इस तरह से टोटल 5 टैब हमें फिलअप करने हैं। तो इनकम सोर्सेज में टोटल 5 इनकम सोर्सेज है, जिसमें सबसे पहला है सैलरी। तो फॉर्म 16 अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा सैलरी का डिटेल आ जाएगा। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर भी आप क्लिक हियर टू अपलोड योर फॉर्म 16 करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये दूसरे इनकम में चला जाएगा, अदर इनकम में। तो अदर इनकम में आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एंटर करना है। आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप अपने बैंक में लॉगिन करिए और बैंक में लॉगिन करके अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। और जहाँ पे आपको इस तरह से इंटरेस्ट, क्रेडिटेड इंटरेस्ट वाला कॉलम दिखे, वो सारे जितने भी नंबर है उसको सम कर लीजिए और जो भी नंबर बनेगा वो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो फिक्स डिपॉजिट को अगर ब्रेक करवाते हैं तो उस टाइम पे आपका जो भी रियलाइज इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम आप 1 बाय 1 जो भी शेयर में आपको डिविडेंड मिला है उसका यहाँ पे ISIN कोड प्लस वो कंपनी का नाम एंटर कर दीजिए और जितना भी आपको डिविडेंड मिला वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और डेट ऑफ रिसिप्ट डाल दीजिए। तो इतना आप करेंगे तो आपका टोटल डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जीरोधा का एक स्टेटमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एफएनओ का इनकम और प्लस डिविडेंड, वो सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं जो दिखाता हूँ उसका रेफरेंस लेके आप अपना भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जीरोधा के अलावा किसी और ब्रोकर के साथ है तो जीरोधा का स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उसी तरह से आप लिखते जाइए और बाकी सारी जो एंट्री है वो आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। उसके बाद है डिविडेंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड, यूलिप्स, यूटीआई, तो ये सारा जो डिविडेंड है अलग तरह का वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर एनी अदर इनकम में रिपोर्ट एनी अदर इनकम विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपका अगर इनकम ये पांचों में से कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में जनरली लोगों का एक होम लोन होता है, तो यहाँ पे जनरली लोग एक हाउस प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में आप अपना पूरा डिटेल एंटर कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन फॉर दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट बना वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो अगर आपने होम लोन ले लिया है लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कुछ आपने इंटरेस्ट दिया होगा तो इस साल में वो इंटरेस्ट दिखा दीजिए। उसके बाद है योर हाउस एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। अगर को ओनर है तो यहाँ पे वो सारी डिटेल एंटर कर दीजिए। अगर इसके अलावा एक दूसरा हाउस भी है
तो भी आप यहाँ पे सेव एंड एड अनदर हाउस प्रॉपर्टी करिए तो आप अपना 2 हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने 2 होम लोन लेके रखे तो वो अपना डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं सेव कर लेता हूँ और कोई भी डिटेल नहीं दिखाता हूँ। उसके बाद है कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स में जनरली जो भी कैपिटल एसेट है उसको आप सेल करते तभी उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स में जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। तो जनरली जो लोग मार्केट के अंदर शेयर का ट्रेडिंग करते हैं उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। इसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी में भी सेलिंग किया है तो भी उस चीज़ को यहाँ पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर का ही दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर इफ़ यू सोल्ड एनी एसेट में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है अपलोड कैपिटल गेन्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको अपलोड फाइल करना है, लेकिन ये जो फाइल है वो ओनली एंड ओनली आपके शेयर्स एंड डिबेंचर म्यूचुअल फंड उसके लिए ये। अगर आपका कोई होम लोन का प्रॉपर्टी है उसको आपने सेल किया है तो वो सारा डिटेल आपको मैन्युअली यहाँ पे एंटर करना है। जैसे यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग प्रॉपर्टी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और एनी अदर एसेट है तो वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको शेयर्स का करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, जीरोधा है, केम्स, कार्वी, अपस्टॉक, ग्रो, ICICI डायरेक्ट एंड पेटीएम। तो अगर इनमें से कोई ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और ये जो 2 है केम्स एंड कार्वी वो ओनली एंड ओनली म्यूचुअल फंड के लिए। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड का होल्डिंग था उसको सेल किया है तो आप केम्स एंड कार्वी का रिपोर्ट डाउनलोड करिए और ये रिपोर्ट की गाइडलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको सिर्फ पैन कार्ड की ज़रूरत होगी और बाकी सारा कैपिटल गेन्स का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड का होल्डिंग सेल करते हैं जो काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट ईयर में किया था तो वो लोग अपना रिपोर्ट पहले निकाल लीजिए और पहले जीरोधा का रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद केम्स या फिर कार्वी दोनों में से किसी एक का रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार जीरोधा का डिटेल अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ और ये वाली फाइल में अपलोड कर देता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ। तो ये जो डेटा है उसको फेच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सारे डेटा अपलोड हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। यहाँ पे 3000 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखा रहा है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म, तो इसमें नेगेटिव में दिखा रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे 3 डिटेल ऐड हुई है। सबसे पहला डिविडेंड इनकम, फिर स्पेक्युलेटिव इनकम, तीसरा है ट्रेडिंग इनकम। तो ये तीनों इनकम उसके रिस्पेक्टिव हेड में चली गई है। तो सबसे पहले हम कैपिटल गेन्स देख लेते हैं। इसको मैं गो टू नेक्स्ट करता हूँ तो ये बिजनेस प्रोफेशन में चला गया। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इनकम ऑटोमेटिकली ऐड होगी। एक तो स्पेक्युलेटिव मतलब कि इंट्राडे वाला एंड दूसरा है रेगुलर बिजनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो यहाँ पर भी ये इनकम दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आपको इस तरह से ग्रीन टिक मार्क वाला सिंबल नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एरर है। तो यहाँ पे एडिट डिटेल करना है और यहाँ पे 2 एरर आ रही है। 9A3 मेंशन बोथ नरेशन एंड अमाउंट एंड दूसरा है मैंडेटरी टू फिल द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला एरर है बैलेंस शीट वाला, तो यहाँ पे मैं फिल BSPL पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड दिखाना है। तो आपने जो भी कैपिटल लगाया है वो यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख रुपए के कैपिटल से फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई अमाउंट लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू किया 2 लाख रुपए से और आपने लास्ट ईयर 2 लाख रुपए कमाए, तो 2 लाख रुपए आपके आएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल में और बाकी के जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट वाला आपने कमाया वो आएगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है लोन फंड। तो अगर आप लोन लेके काम कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे लोन का डिटेल भी दिखा सकते हैं, जैसे सिक्योर लोन हो गया, फॉरेन करेंसी लोन। तो ये सारा चीज़ कौन सी बैंक में से लिया, तो इस टाइप से आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन जनरली कोई लोग लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करते तो इसलिए मैं भी यहाँ पे डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा सोर्स ऑफ फंड हो गया 10 लाख रुपए टोटल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अभी ये जो फंड है वो मेरा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है 31 मार्च को, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब आपको एक बार हिसाब किताब लगाना है कि आपका फंड कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आप यहाँ पे 10 लाख रुपए दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपके ऑप्शन पोजीशन ओपन है, या फिर आप इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, या फिर कैश इन हैंड में भी आप 10 लाख रुपए दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सिर्फ 9 लाख रुपए दिखाता हूँ, एंटर कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं कैश इन हैंड में 1 लाख रुपए दिखा देता हूँ, 1 लाख रुपए पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना बन गया, 91 लाख बन गया एक्चुअली। तो यहाँ पे एक्चुअली एक जीरो कम करना है। ओके, तो अभी मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया 10 लाख रुपए। ओके, तो ये मेरा बैलेंस शीट बन गया। अगर आपने कोई कोलेटरल करके मार्जिन यूज़ किया है तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है इक्विटी शेयर में पड़ा है और वहाँ पे आपने मार्जिन लेके काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर है तो आप यहाँ पर भी फंड दिखा सकते हैं। तो एक एरर तो हमारा चला जाएगा। फिर दूसरा एरर है ट्रेडिंग अकाउंट 9A3। तो यहाँ पे एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाइए और 9 नंबर में चले जाइए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑप्शन है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार अपना PNL देख लूँगा। एक बार मैं अपना PNL ओपन कर लेता हूँ और F&O में चला जाता हूँ और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन 190, 15, 1000 ऐसा करके कुछ 1200 रुपये के आसपास एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपये एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 था उसकी जगह पे अभी नंबर आ गया। तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करते ही एरर चला गया। ठीक है, इसको सेव करके बैक कर लीजिए। तो आपका ये जो एरर था वो निकल गया। तो यहाँ पे टोटल 2 एरर थे, दोनों एरर निकल गए। अभी इसको यहाँ पे सेव करके बैक टू बिजनेस एंड प्रोफेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये सारा इनकम का डिटेल आ गया। ठीक है, तो जब आपने स्टेटमेंट अपलोड किया तब डिविडेंड वाला भी दिखा रहा था, तो वो आपका डिटेल आ गया है यहाँ पे अदर इनकम में। तो एक बार गो टू नेक्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं इनकम सोर्स में एंड अदर इनकम में। अगर आप विदाउट सेविंग गो टू नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो पास्ट डेटा है वो शायद निकल सकता है। तो इसीलिए मैं सेव करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जितना भी डिविडेंड आया है वो पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा में नहीं है तो आप इस तरह से ISIN कोड लिख के डैश करके, जैसे लुपिन, तो यहाँ पे आपको जितना भी डिविडेंड मिला वो एंटर कर दीजिए और डेट ऑफ रिसिप्ट एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना डिटेल मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल गेन में भी अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा में नहीं है तो आप यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट एक्सेल पैम्पलेट पे क्लिक करिए, आपको इस तरह से एक्सेल शीट मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको एक्सेल शीट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनेबल एडिटिंग कर लीजिए और यहाँ पे सेल्स ऑफ शेयर कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि आपको अपना ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना है और वहाँ से टैक्स PNL डाउनलोड कर लेना है। वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, फिर डेट ऑफ परचेज, परचेज वैल्यू, डेट ऑफ सेल, सेल वैल्यू, बाकी ये जो डैश वाला है ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। और जो FMV वैल्यू है वो 31 जनवरी की कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपने कोई भी शेयर 31 जनवरी से पहले परचेज किए और लास्ट ईयर सेल किए तब भी आपके लिए ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देना है। तो ये जनरली सारे ब्रोकर ये वाली वैल्यू देते हैं। अगर नहीं दिया है तो आपको मैन्युअली हर एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द 99% लोगों के केस में ये वाला कॉलम तो आएगा ही नहीं, और किसी लोगों के केस में आएगा तो शायद 1 to 3 शेयर्स ही ऐसे होंगे कि जो लॉन्ग टर्म से होल्ड किए हैं और यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको जितना भी ट्रांसफ़र का एक्सपेंसेस लगा है तो वो सारा एक्सपेंसेस यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको सिर्फ डेट का फॉर्मेट है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं और डिटेल में किस तरह से वैल्यू एंटर करना है वो देख सकते हैं। और आपका ज़ीरोधा का एक बार रिपोर्ट अपलोड हो गया, उसके बाद आप केम्स का भी रिपोर्ट सेम तरह से अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे अपलोड फाइल करना है और अगेन आपको इस तरह से ही अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ऐसे अपलोड करेंगे तो ये जो डेटा है उसके अलावा एक दूसरा डेटा भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पूरे डेटा बन गए। अभी आपको फाइनली यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई एक अदर बिजनेस है और उसका डिटेल भी एंटर करना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ऐड अनदर बिजनेस, तो यहाँ पे मैं ऐड अनदर बिजनेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के बिजनेस दिखा रहे हैं। तो जो लोग सैलरी के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये 44AD एंड 44AD ये काम का है। अदरवाइज जो लोग फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए बेटर है कि वो अपने CA से ही अपना फाइलिंग करवा लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, आपने कोई लोन लिया तो सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, प्लस आपको GST का भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो आप अपने आप से कभी भी टैक्स फाइलिंग कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए बेटर है कि जो फुल टाइम बिजनेस करते हैं और बड़ा बिजनेस करते हैं उनके लिए CA के पास ही भरवाना बेटर है। तो यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन है यहाँ पे आप ऐड इनकम कर दीजिए। और अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं
जैसे कि आप यूट्यूबर है या फिर ट्यूशन क्लासेस करवा रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या फिर कोई टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे डिटेल एंटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्यूशन लिख के कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशन, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ट्रेड नाम ट्यूशन डाल देता हूँ, उसके बाद मैं होम ट्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपने ऑनलाइन पेमेंट रिसीव किया और कैश में पेमेंट रिसीव किया। तो यहाँ पे मैं दोनों में 1.25 लाख रुपीज़ डाल देता हूँ और बाकी इसका जो प्रॉफिट है वो मैं 1.2 लाख अप्रोक्सीमेटली एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 8% नॉन डिजिटल में और डिजिटल ट्रांजेक्शन में आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ और बैक टू बिजनेस प्रोफेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया 2,40,000 रुपीज़ इनकम हुआ बिजनेस, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम से। अगर आप कोई प्रोफेशनल है जैसे कि सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के वर्क में आपको 44 एडीए भरना है और 44 एडीए में आपको मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना है, क्योंकि ये सारे जो प्रोफेशन है और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये सारा डेटा फिलअप होने के बाद मैं गो टू नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट है डिडक्शन। तो आप कौन कौन से डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो सारा डिटेल आपका यहाँ पे आएगा। तो जो सैलराइड पर्सन है वो 80C का जनरली दिखाते हैं 1.5 लाख का। उसके बाद 80TT है, तो आपका जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ ले लेगा अगर आपने वहाँ पे एंटर किया है तो। उसके बाद है 80G, तो आपने कोई डोनेशन दिया है, तो जैसे काफ़ी सारे लोगों ने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया है, तो उसका डिटेल यहाँ पे ऐड और रिमूव डोनेशन अंडर सेक्शन 80G करके एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई डिटेल नहीं फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद है मोर डिडक्शन। तो मोर डिडक्शन में आपको 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर में आता है, तो अगर आप कोई मेडिकल का प्रीमियम पे कर रहे हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो वाला डिटेल यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आपका प्रीमियम मान लीजिए 15,000 20,000 आ रहा है, तो वो वाला डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस में भी आप 25,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेकअप करवाया है तो 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20,000 प्लस यहाँ पे 5,000, 25,000 क्लेम कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो आप 25 + 5 30,000 तक क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने पेरेंट्स का भी यहाँ पे डिटेल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 80 एजुकेशन लोन एंड हायर स्टडी। तो अगर कोई आपके बच्चों के लिए या फिर आप खुद हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उसका अभी भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 80CCC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन प्लान, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये वाला काम का है। अदरवाइज जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके लिए 80CCD1 एंड 80CCD1B। अगर आप अपने आप से एनपीएस में अमाउंट जमा करवा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके एम्प्लॉयर आपके बीएफ में कुछ अमाउंट आपकी सैलरी से डायरेक्टली कट करके एंटर कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आप 50,000 मतलब टोटल 1 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अदर डिडक्शन। तो अदर डिडक्शन में 80DD डिजेबल डिपेंडेंट डिडक्शन। तो अगर कोई डिजेबल पर्सन है तो उसके केस में आप यहाँ पे ये सारी चीज़ एंटर कर सकते हैं। तो जो लोग डिजेबल है उनके लिए ये वाला कॉलम काम का है। ठीक है, ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद गो टू नेक्स्ट कर लेना है। तो आप चले जाएंगे टैक्स पेड में। टैक्स में आपका पहले आएगा TDS। तो आपका जितना भी TDS कटा है पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड योर 26AS। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे अपना फॉर्म 26AS अपलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो पहले इनकम टैक्स इंडिया ओपन कर लीजिए, टैक्स पेयर सर्विस में जाइए, वेबसाइट ओपन करिए, यहाँ लॉगिन कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे जाना है इनकम टैक्स रिटर्न, फिर यहाँ पे जाना है व्यू फॉर्म 26AS, कंफर्म कर लेना है। तो आप एक नए पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे एग्री करके प्रोसीड कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे क्लिक व्यू टैक्स सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना है 21-22 एंड यहाँ पे HTML करना है। फिर व्यू डाउनलोड करिए। उसके बाद आप एक्सपोर्ट एज ए PDF कर लीजिए। व्यू डाउनलोड करेंगे तो नीचे डेटा आ जाएंगे, उसके बाद आप एक्सपोर्ट एज ए PDF कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे PDF डाउनलोड होता है आप यहाँ पे चूज़ फाइल करिए और ये PDF को आप अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे प्रोसीड करिए। तो आपका जितना भी TDS कटा है पूरा यहाँ पे डिटेल बन के आ गया। उसके बाद आपको सेल्फ टैक्स पेमेंट में जाना है। अगर आपने वॉलंटरी टैक्स पे किया है पहले से ही
तो फिर आपको डिटेल यहाँ पे एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको गो टू नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ तक तो आपको सब ठीक दिख रहा है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन में जाना है और बैंक इन्फॉर्मेशन अगर एंटर नहीं किया है तो सारा चीज़ यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद मोर इन्फो में तो ये वाला जो डिटेल है वो कुछ केस में डालने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप सारा पढ़ लीजिए। अगर आप इनमें से कोई केस में आते हैं तो फिर आपको ये डिटेल एंटर करना है। उसके बाद है ई फाइलिंग, तो ये फाइनल स्टेज है और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड ITR जेसन फाइल। तो ये जो जेसन फाइल है वो आपके लिए काम की है। और यहाँ पे मेरे केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिखा है वहाँ पे 1460 रुपये का रिफंड आ रहा है। ठीक है, अगर आपको टैक्स पे करना होगा तो टैक्स पे वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको टैक्स पे करने के बाद ही आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड ITR जेसन फाइल कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार मैं पूरा इनकम देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो माइनस में है और शॉर्ट टर्म जो भी प्रॉफिट है वो 1300 रुपये का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो 1700 रुपये का, और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है वो लगभग 2.5 लाख का है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो 22,000 का है। और बाकी सारा जो डिटेल है वो इस तरह से। तो आप यहाँ पे ये सारा डिटेल अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद आप डाउनलोड ITR जेसन फाइल कर लीजिए। तो जेसन फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से इनकम टैक्स इंडिया पे चले जाइए। फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये टैक्स फाइलिंग कर दिया है, तो मैं यहाँ पे फाइल रिवाइज टैक्स कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ITR 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका अटैच फाइल वाला ऑप्शन आ गया। अटैच फाइल में आप जो जेसन फाइल डाउनलोड हुई है इसको ओपन कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है ये सॉफ्टवेयर फेच कर लेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ करेक्ट द बिलो मेंशन एरर। तो आपको यहाँ पे 2 एरर दिखा रहा है। अगर कोई भी एरर नहीं होगी तो यहाँ पे ओके करके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइलिंग सिलेक्शन मेंशन इन द रिटर्न मेंशन डज नॉट मैच विद द फाइलिंग। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ऑलरेडी ये फाइलिंग कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने जो रिवाइज रिटर्न किया है उसकी जगह पे मैंने न्यू रिटर्न वहाँ पे क्लिक किया हुआ था, तो इसीलिए दोनों डेटा मिसमैच हो रहे हैं। फिर दूसरा है यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, तो इसीलिए ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अदरवाइज आपका भी यहाँ पे सब सही रहेगा और क्लियर टैक्स की वेबसाइट पे ओके दिखाएगा, तो यहाँ पे भी ओके आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई कर लीजिए, तो आपका इस तरह से पूरा फाइलिंग हो जाएगा। अगर सेम डेटा का फाइलिंग आप इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे करते तो प्रोसीजर है वो बहुत ही लंबा होता, और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिचेस है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। मेरे हिसाब से जो क्लियर टैक्स की वेबसाइट है उसके ऊपर फाइलिंग करना काफ़ी ईजी है, लेकिन आप जब फाइलिंग करें उसके पहले अपना पूरा डेटा वेरीफाई कर लीजिए जो फाइनल स्टेज आया था इसके अंदर। तो आशा करता हूँ कि अभी आपका जो टैक्स फाइलिंग का प्रोसीजर है वो काफ़ी ईजी हो गया होगा। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन एंड तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई दोस्त को ITR फाइलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी ITR है वो आसानी से फिलअप हो सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।